नमस्कार, साहित्यिक झरोका चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 8। ये हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ कर चुके हैं जो कि पीजीटी हिंदी के लिए है। इसके साथ साथ अन्य जो टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इन प्रश्नों के आने की संभावना अधिक रहती है। तो आइए हम आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कौन है? यानी रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कौन है और किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या रहेगा? चिंतामणि त्रिपाठी। जो चिंतामणि त्रिपाठी हैं ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं और आचार्य शुक्ल ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। इसके साथ साथ हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ जो पद्माकर हैं, कृपाराम है और केशवदास है, इनके बारे में भी हमें यहाँ जानना जरूरी है। देखिए, जो पद्माकर है ये रीति परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। यानी जो रीति परंपरा है उसके अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? पद्माकर है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है जगत विनोद, उसको श्रृंगार रस का सार ग्रंथ भी कहा गया है। ये इनका ग्रंथ है जिसको श्रृंगार रस का सार ग्रंथ भी कहा गया है। उसके बाद आता है कृपाराम। कृपाराम सतसई परंपरा के प्रथम ग्रंथ के रचनाकार माने गए हैं। कृपाराम, इनका जो ग्रंथ है वो है हित तरंगिणी। ये इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है हित तरंगिणी। उसके बाद है केशवदास। केशवदास को आचार्य शुक्ल ने ही कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्या कहा है आचार्य शुक्ल ने इन्हें? कठिन काव्य का प्रेत। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, काफी बार पेपर में ये आता है कि केशवदास ने किस आचार्य को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, तो केशवदास को, या केशवदास को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत। बदल कर पूछ लिया जाता है। उसके बाद हमारा जो आज का इसमें इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है चिंतामणि त्रिपाठी। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो प्रश्न है, केशवदास की किस रचना को राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है? छंदों का अजायब घर, ये आप ध्यान में रखेंगे। छंदों का अजायब घर, और किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। तो ये रचना है रामचंद्रिका। अभी हमने जाना था केशवदास के बारे में, तो ये केशवदास की ही रचना है रामचंद्रिका। इसका जो रचना काल है वो है 1601 ईस्वी। रामचंद्रिका का रचनाकार 1601 ईस्वी है और ये अलंकार पर आधारित रचना है, इसीलिए इसे छंदों का अजायब घर भी कहा है। उसके बाद जो विज्ञान गीता है, विज्ञान गीता का जो रचनाकाल है वो है 1607 ईस्वी। इस रचना में, इस ग्रंथ में प्रतीक शैली का प्रयोग कवि ने किया है। जो रसिक प्रिया है वो है उसका जो रचना काल है वो है 1591 ईस्वी। उसके बाद जहांगीर जस चंद्रिका का जो रचना काल है 1612 ईस्वी। कई बार इनको क्रम में लगाने के लिए प्रश्न पूछ लिया जाता है कि केशवदास की रचनाओं को क्रम में लगाएं, इसीलिए आपको इनका कालक्रम ध्यान होना चाहिए। इसके बाद जो हमारे अगला प्रश्न है वो है, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? छत्र प्रकाश, इसका हमारे पास जो उत्तर है वो है लाल कवि की। यानी छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। इसके साथ साथ जो ग्वाल कवि हैं, इनका जो समय काल माना जाता है 1791 ईस्वी। इनके कुल 14 ग्रंथ माने गए हैं, जिसमें दूषण दर्पण सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूषण दर्पण, ये इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में उन्होंने क्या किया है? कवियों की कविताओं को उदाहरण के साथ संकलित किया है। उसके बाद है सेनापति। जो सेनापति हैं, इनको भक्ति और रीति काल के संधि युग का कवि माना जाता है सेनापति को। यानी भक्ति काल का अंतिम समय और रीति काल का जो प्रारंभिक समय है, उस दौरान इनकी काव्य रचनाएं कर रहे थे, या उस दौरान ये अपना जो कवित्व है वो कर रहे थे। इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है कवित रत्नाकर। किसका है ये? सेनापति का कवित रत्नाकर। उसके बाद आते हैं पद्माकर। जो पद्माकर हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये रीति परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं और जगत विनोद इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है।
इसके साथ साथ हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, ये आप ध्यान में रखेंगे। पद्माभरण, जगत विनोद, इसके बारे में बात हो चुकी है, और गंगा लहरी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद और गंगा लहरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? कौन से काल को? रीतिकाल को। किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल, क्योंकि इसमें अलंकारों का और अन्य जो छंद है उनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था, यानी कविता का श्रृंगार किया जाता था, इसीलिए इस काल को क्या कहा है? श्रृंगार काल। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अन्य कवि हैं या जो अन्य आलोचक हैं या अन्य जो विद्वान हैं, वो उनका अलग अलग जो नामकरण उन्होंने किया है रीतिकाल का, वो क्या है? जैसे यहाँ पर दिया है अलंकृत काल, तो अलंकृत काल का जो नाम है वो किसने दिया है रीतिकाल को? वो दिया है मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं। उसके बाद जो रीतिकाल नाम है ये दिया है आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल। अंधकार नाम काल जो नाम है वो दिया है त्रिलोचन ने। ये आप ध्यान में रखेंगे कि रीतिकाल के जो अलग अलग नामकरण है वो क्या है? श्रृंगार काल दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, अंधकार काल जो त्रिलोचन ने, रीतिकाल आचार्य शुक्ल ने, और अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। इस प्रश्न में हमें क्या बताना है कि रीतिबद्ध कवि नहीं है। नहीं को ध्यान में रखना है कि कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है, रीतिबद्ध काव्यधारा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर क्या रहेगा? आलम। जो मतीराम है, पद्माकर और ग्वाल, ये तीनों ही रीतिबद्ध काव्यधारा से जुड़े हुए कवि हैं, लेकिन आलम रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो आलम थे ये औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी आलम केली, आलम केली, उसके बाद है माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें या रचनाएं हैं या ग्रंथ है। सुदामा चरित और श्याम सनेही, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है किसके? आलम के। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। कहाँ पर? यूरोप में। ये कथन किस आलोचक का है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समान कोई रचना नहीं है? ये किसने कहा है ये हमें बताना है। तो ये कथन है ग्रियर्सन का। देखिए जो ग्रियर्सन है ये आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले पहले भाषा वैज्ञानिक थे। ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्रियर्सन कौन थे? आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले पहले भाषा वैज्ञानिक थे ग्रियर्सन। इन्होंने ये बात कही है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समान या समकक्ष कोई रचना नहीं है। इसके बाद जो आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र है, ये हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध आलोचक और लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के प्रवर्तक माने गए हैं और इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा गया है। पितामह भी कहा गया है किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इस प्रश्न में हमें क्या बताना है कि इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। यह कथन आचार्य शुक्ल ने कहा, लेकिन किसके लिए कहा ये हमें बताना है कि इनके दोहे रस के छोटे छोटे छींटे हैं। किसके दोहे रस के छोटे छोटे छींटे हैं? वो तो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बिहारी। जो बिहारी के सतसई है उसके लिए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इनके दोहे रस के छोटे छोटे छींटे हैं। उसके बाद जो केशवदास है, ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि हैं केशवदास। जो इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आचार्य शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसको? केशवदास को। उसके बाद ये आपको ध्यान में रखना है कि इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है रामचंद्रिका है, जो कि एक महाकाव्य है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया भी इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है केशवदास के। उसके बाद जो मतीराम है, मतीराम ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। इसके साथ साथ जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो है रसराज,
ललित ललाम, और इसके साथ साथ जैसे बिहारी की सतसई है, मतीराम ने भी सतसई की रचना की है। तो कई बार पूछ लिया जाता है ऑप्शन देकर कि इनमें से किन किन कवियों ने सतसई लिखी है, तो अगर वहां मतीराम है तो मतीराम ने भी सतसई की रचना की है, बिहारी ने भी की है और मतीराम ने भी सतसई की रचना की है। उसके बाद है सदल मिश्र। जो सदल मिश्र हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज के, जो कि कलकत्ता में है फोर्ट विलियम कॉलेज, और हिंदी का जो प्रारंभिक अध्ययन हुआ था वो उच्च स्तर पर या उच्च शिक्षा में, तो वो वहीं से प्रारंभ हुआ था। और इन्होंने उस समय में 4 जो प्रमुख गद्यकार थे उनमें सदल मिश्र भी शामिल थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में 4 प्रमुख गद्यकार थे, उसमें सदल मिश्र भी शामिल थे, ये आप ध्यान में रखेंगे। और इनकी जो रचना है वो है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान ये इनकी प्रसिद्ध रचना है सदल मिश्र की। इसके बाद प्रश्न है रीति काल के किस कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा गया है? कौन सा कवि है रीति काल का जिसे कहा गया है कि वो प्रेम की पीर के कवि हैं? तो वो है घनानंद। जो घनानंद है ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं और मोहम्मद शाह रंगीला जो कि दिल्ली दरबार के शासक थे उनके मीर मुंशी थे। एक घनानंद का और नाम है जो काफी प्रसिद्ध है और उस नाम से ये जाने जाते हैं, तो वो है आनंद घन। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि घनानंद दूसरे किस नाम से प्रसिद्ध हैं, तो वो है आनंद घन। उसके बाद है द्विजदेव। जो द्विजदेव हैं इनका समयकाल मानेंगे 1630 है इनका समयकाल। इसके साथ साथ ये स्वच्छंद जो मुक्तक काव्य परंपरा थे उसके ये अंतिम कवि है। जो स्वच्छंद मुक्तक काव्य लिखे जा रहे थे उस परंपरा के द्विजदेव अंतिम कवि है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है श्रृंगार, बत्तीसी और श्रृंगार लतिका, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद है गिरधर कविराय। देखिए गिरधर कविराय का जो समयकाल है 1713 से है, यानी इनका जन्म काल 1713 से है और इनकी कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे माना जाता है कि किसी कारणवश इन्होंने अपना जहां ये रहते थे वो स्थान छोड़ दिया था और उसके पश्चात ये इधर इधर गांव में घूमते घूमते अपने कुंडलियों के माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे थे। जो कवि वृंद है इनका जन्मकाल 1643 ईस्वी माना गया है और ये औरंगजेब के दरबारी कवि थे। कवि वृंद औरंगजेब के दरबारी कवि थे और इनकी जो रचनाएं हैं वो लगभग 11 ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो वृंद विनोद सतसई और बारहमासा। देखिए तो इससे क्या पता चल रहा है कि वृंद ने भी सतसई की रचना की थी। इसके साथ साथ जो बारहमासा है ये भी एक इनकी प्रसिद्ध रचना है। इस प्रश्न में हमें क्या बताना है कि महाभारत का हिंदी पद्यानुवाद किसने किया? महाभारत जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी उसे हिंदी में भी लिखा और वो भी पद्य में, यानी पद्यानुवाद किसने किया? तो इसका हमारा उत्तर रहेगा गोकुलनाथ गोपीनाथ। जो गोकुलनाथ है ये गोपीनाथ के पिता हैं और गोपीनाथ ने ही महाभारत का हिंदी में पद्यानुवाद किया था गोकुलनाथ की प्रेरणा से। इसके साथ साथ माणिकनाथ भी थे जो गोकुलनाथ के ही शिष्य थे, उन्होंने गोपीनाथ के साथ मिलकर इसका पद्यानुवाद करने में पूरी मदद की थी या सहयोग किया था। उसके बाद जो कवि तोष हैं इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है सुधा निधि। सुधा निधि। जो कवि ग्वाल हैं ग्वाल की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? दूषण दर्पण। दूषण दर्पण ये पहले भी बता चुकी हूं मैं आपको। दूषण दर्पण ये ग्वाल की प्रसिद्ध रचना है। जो यहाँ कवि बोधा है, बोधा वियोग श्रृंगार रस की कविताओं के लिए इनकी विशेष पहचान है। बोधा की यानी वियोग श्रृंगार की जो कविताएं हैं वो इन्होंने अधिक लिखी है और इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है विरहवारिस, विरहवारिस और इश्कनामा। इश्कनामा ये पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बोधा की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? विरहवारिस और इश्कनामा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है रीति काल नाम में प्रयुक्त रीति शब्द का क्या अर्थ है? यानी जो रीति काल का नामकरण है उसमें जो ये रीति लिया गया है इस रीति शब्द का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। तो इसका अर्थ क्या है? काव्यांग विवेचन की लक्षण
और उदाहरण देने की जो पद्धति है, यानी काव्य के अंगों का विवेचन कैसे किया जाता था। पहले उसके लक्षण बताए जाते थे और फिर उन कविताओं के माध्यम से या उन उदाहरणों के माध्यम से उन लक्षणों को सिद्ध किया जाता था। यही इसी कारण इसको रीति यानी परंपरा या पद्धति या तरीका, इसीलिए इस काल का नामकरण क्या किया गया, रीति काल नामकरण किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें काव्य के अंगों का विवेचन होता था, उनके लक्षण दिए जाते थे और लक्षणों को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिए जाते थे, और ये एक तरीका था रचना करने का, इसीलिए इसको क्या कहा गया, रीति काल। बिंब विधान सर्जना, प्रतीक योजना, परंपरा अनुसार कवियों को वर्गीकृत करने की पद्धति, तो ये सब तो चल ही रही थी, लेकिन जो प्रमुख विशेषता है वो है काव्यांग निरूपण या काव्यांग विवेचन की लक्षण उदाहरण देने की पद्धति। तो ये थे आज की सीरीज के जो प्रश्न है इस वीडियो में मैंने संकलित किए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें आपके लिए ये सहयोगी सिद्ध होंगे और आपके पेपर में अच्छा स्कोर करने में ये आपकी सहायता कर पाएंगे, या ये प्रश्न रिपीट होने की उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे से करें, ताकि इनमें से अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो वो आप छोड़े नहीं उसे। बहुत बहुत धन्यवाद।